भारत की अर्थव्यवस्था जबरदस्त रफ्तार पकड़ रही है। पर सवाल ये है कि इस कमाल की इकोनॉमिक स्पीड के पीछे असली वजह क्या है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि कौन सी वो ताकतें हैं जो इस ग्रोथ को पावर दे रही हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं इस नंबर से, 7.8%। जी हां, इस फिस्कल ईयर के पहले क्वार्टर में ही इंडियन इकोनॉमी ने 7.8% की शानदार जीडीपी ग्रोथ दिखाई। ये जो नंबर है ना, ये मार्केट के सारे अनुमानों से कहीं ज्यादा था। और हां, ये आंकड़ा दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे तेज है। तो जाहिर है, इस जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखकर और ये सुनकर कि 2027 तक भी 6.5% की ग्रोथ का अनुमान है, एनालिस्ट्स यही सोच रहे हैं कि आखिर इस आर्थिक इंजन के हुड के नीचे चल क्या रहा है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस ग्रोथ स्टोरी के हैं दो इंजन। जो पहला इंजन है वो है सरकार का टॉप डाउन पुश, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर या जिसे हम कैपेक्स भी कहते हैं, उस पर जोर। इसे ऐसे समझिए, सरकार ने 2025-26 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 11.12 ट्रिलियन रुपए रखे हैं। अब ये रकम कितनी बड़ी है? ये देश की जीडीपी का 3.5% है। मतलब ये कोई छोटा मोटा निवेश नहीं है। तो इस भारी भरकम कैपिटल एक्सपेंडिचर से हो क्या रहा है? देश में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल बिछ रहा है। चाहे वो चमकते हुए हाईवे हों या फिर रेलवे का मॉडर्नाइजेशन या फिर नए नए एयरपोर्ट्स, ये सब मिलकर आने वाले कल के विकास के लिए एक बहुत मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं। और बात सिर्फ सड़कों और एयरपोर्ट्स तक ही नहीं है। यही कैपेक्स इंजन भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाने की कोशिशों को भी एक तरह से सुपरचार्ज कर रहा है। और इस कोशिश का एक बहुत बड़ा हथियार है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी पीएलआई स्कीम। अब ये स्कीम करती क्या है? ये सीधी सी बात कहती है, आप भारत में सामान बनाइए और सरकार आपको इंसेंटिव देगी। मतलब कंपनियों को सीधे सीधे फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या इस पॉलिसी का जमीन पर कोई असर दिख रहा है? बिल्कुल। एक अनुमान के मुताबिक 2027 तक देश में जितनी भी इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट की डिमांड होगी, उसमें से करीब करीब आधी अकेले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आएगी। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, एक बहुत बड़ा बदलाव। और इसका असर हम एक्सपोर्ट्स के आंकड़ों में भी साफ साफ देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा जैसे जो बड़े सेक्टर्स हैं, वो तेजी से बदल रहे हैं। सोचिए, दोनों ही सेक्टर्स का एक्सपोर्ट लगभग $30 बिलियन के आंकड़े को छू रहा है। ये वाकई कमाल है। तो ये तो हुई पहले इंजन की बात। लेकिन जैसा मैंने कहा, कहानी का एक और हीरो है। सिर्फ सरकारी निवेश ही काफी नहीं होता। एक और बहुत पावरफुल इंजन है जो इस ग्रोथ को रफ्तार दे रहा है, और वो है देश के अंदर से उठती हुई जबरदस्त डोमेस्टिक डिमांड। हो ये रहा है कि लोगों की आमदनी बढ़ रही है और डिजिटलाइजेशन तो खैर रफ्तार पकड़ ही चुका है। इसी के दम पर भारत जल्द ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट बनने वाला है। मतलब हम जापान और जर्मनी जैसे देशों को भी पीछे छोड़ने की राह पर हैं। अब इस डिमांड के बढ़ने के पीछे भी कई वजह हैं। एक तरफ तो सरकार की पॉलिसीज हैं, जैसे टैक्स में छूट मिलना, और दूसरी तरफ देश के अपने इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है और प्राइवेट कंजम्पशन भी काफी मजबूत है। लेकिन इस पूरी इकोनॉमिक मशीन को अगर स्मूथली चलाना है तो हमें इसके छोटे लेकिन सबसे जरूरी पुर्जों पर भी ध्यान देना होगा। और वो पुर्जे हैं हमारे एमएसएमईज। ये जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, जिन्हें हम एमएसएमईज कहते हैं, ये सच में भारतीय इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। ये सिर्फ रोजगार ही नहीं देते, बल्कि देश के टोटल एक्सपोर्ट और ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, और वो है प्रोडक्टिविटी गैप। अगर हम दूसरे देशों से तुलना करें तो भारत के छोटे और मीडियम बिजनेस बड़ी कंपनियों के मुकाबले काफी कम प्रोडक्टिव हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और इस गैप के पीछे कई वजह हैं, जैसे कि आसानी से क्रेडिट ना मिलना, बाजार में बढ़ता हुआ कंपटीशन, और दिलचस्प बात यह है कि ये चुनौतियां हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग तरह की हैं। तो जब ये दोनों इंजन, यानी सरकार का कैपेक्स और जनता का कंजम्पशन, एक साथ पूरी ताकत से काम कर रहे हैं, तो आगे की राह कैसी दिखती है? देखिए, कहानी अब बिल्कुल साफ है। एक तरफ से पॉलिसी ड्रिवन कैपेक्स साइकिल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बना रहा है और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दे रहा है, और दूसरी तरफ से एक मजबूत डोमेस्टिक कंज्यूमर बेस देश के अंदर ही जबरदस्त डिमांड पैदा कर रहा है।
ये दोनों इंजन मिलकर एक ऐसी मजबूत इकोनॉमी बना रहे हैं जो ग्लोबल मुश्किलों का भी सामना कर सकती है। हाँ, ये सच है कि एमएसएमई प्रोडक्टिविटी जैसी चुनौतियां अभी भी हमारे सामने हैं, जिन्हें हल करना जरूरी है। लेकिन इन दोहरे इंजनों के साथ अब सवाल ये नहीं है कि भारत विकास करेगा या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि 2047 तक ये ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप को कैसे और कितना बदल कर रख देगा।